नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम दृष्टि का पीटी स्प्रिंट जो है 2024 का वो लेके आएंगे सब्जेक्ट वाइज। तो उसमें पहला कड़ी में हम लेके आ चुके हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का 300 प्रश्नों का ये समूह है, जिसमें से आज हम लोग देखते हैं कितना प्रश्न इसमें हो पाता है। करीब 100 प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे इसमें, और फिर दूसरे और तीसरे 3 वीडियो लगभग इसमें बनेंगी। तो दोस्तों, फिर इसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट पे जाएंगे। तो दोस्तों, ये पीटी स्प्रिंट है, इसमें पूरे 1 साल का मार्च 2023 से लेकर के मार्च 2024 तक का पूरा जो है करंट अफेयर्स का इसमें समूह है, और कुछ स्टैटिक पोर्शन तो साथ में आपको बैकग्राउंड के रूप में मिलेंगे ही। तो पूरे 300 प्रश्नों का ये डिस्कशन आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपके तैयारी में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमें मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि बोन ग्राफ्टिंग के संदर्भ में, बोन ग्राफ्टिंग ये एक सर्जिकल तकनीक है। बोन ग्राफ्टिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कह रहा है विचार कीजिए। कह रहा है बोन ग्राफ्टिंग में सर्जिकल तकनीक शामिल होती है जहां प्रत्यारोपित हड्डी का उपयोग बीमारी या चोट से प्रभावित हड्डियों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए किया जाता है। पहले स्टेटमेंट का मतलब है कि जो बोन ग्राफ्टिंग एक क्या है, सर्जिकल तकनीक है, मतलब ऑपरेशन करने का, हड्डियों के इलाज करने का एक तकनीक है, जिसमें हड्डी में जो चोट लग जाती है तो उसको प्रत्यारोपित करके उसका मरम्मत किया जाता है और पुनर्निर्माण किया जाता है। इसको बोन ग्राफ्टिंग कहते हैं, यानी कि दूसरी हड्डी डाल करके उसमें क्या किया जाता है, उस हड्डी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, पुनर्निर्माण किया जाता है और उस तरीके से इलाज किया जाता है। ऐसा स्टेटमेंट है पहला का। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट आधारित पोरस कंपोजिट स्कैफोल्ड्स बायोडिग्रेडेबल है। कह रहा है कि ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, और इनमें हड्डियों की मरम्मत के लिए ऑस्टियो इंडक्टिव व ऑस्टियो प्रोमोटिव गुण होते हैं। ऑस्टियो इंडक्टिव और कह रहा है कि ऑस्टियो प्रोमोटिव गुण होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है, ऑस्टियो इंडक्टिव और ऑस्टियो प्रोमोटिव गुण क्या है, और बोन ग्राफ्टिंग क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं पहले। तो कह रहा है बोन ग्राफ्टिंग में क्या है, सर्जिकल तकनीक है, ये तो वहाँ भी कह दिया है और पहले भी हमने बता दिया था। कह रहा है जहाँ प्रत्यारोपित हड्डी का उपयोग बीमारी और चोट से प्रभावित हड्डियों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि आविष्कार का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, मतलब बोन ग्राफ्टिंग के आविष्कार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि मौजूदा जितने भी उपचार है उनकी कमियों को दूर करना है। ठीक है, अन्य विकल्प जैसे संक्रमण और प्रतिरक्षा जो होती है, जो ट्रांसमिट होती है बीमारी का, उससे संबंधित जितनी भी जटिलताएं हैं ये उससे क्या हुआ है, जुड़ी हुई है। नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट पर आधारित जो है पोरस कंपोजिट स्कैफोल्ड्स बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, तो जो दूसरा स्टेटमेंट था, कह रहा है क्या ये बायोडिग्रेडेबल है, तो ये हाँ हाँ बायोडिग्रेडेबल क्या है कौन सा, पोरस कंपोजिट स्कैफोल्ड्स। ठीक है, वो पोरस होता है, पोरस मतलब रंध्र प्रकार का छिद्र टाइप नुमा उसको स्पंज हम, और इनमें जो है वह हड्डियों की मरम्मत के लिए ऑस्टियो इंडक्टिव तथा ऑस्टियो प्रोडक्टिव गुण होते हैं। तो स्टेटमेंट 2 भी क्या है हमारा, सही है। तो ऑप्शन क्या था इसमें, कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो कोई भी सही नहीं है, यानी कि दोनों कथन क्या है हमारा, सही है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि हेपेटाइटिस शब्द यकृत की किसी भी सूजन को संदर्भित करता है। तो हेपेटाइटिस शब्द कह रहा है कि लीवर की किसी भी सूजन को संदर्भित करता है। तो ये कथन सही है कि गलत, तो ये कथन आई होप सही है। हेपेटाइटिस शब्द जो है यकृत की किसी भी सूजन को संदर्भित करता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है हेपेटाइटिस आमतौर पर हेपेटोट्रोपिक वायरस के कारण होता है। एक वायरस है जिसका नाम क्या है, हेपेटोट्रोपिक वायरस के कारण होता है, जिसमें ए बी सी डी और ई शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि 5 तरह का हेपेटाइटिस होता है, तो पांचों इसमें कह रहा है कि ये शामिल है। हालांकि वेरिकाला वायरस जैसे अन्य वायरस भी इस बीमारी का कारण बन सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट दोस्तों सही है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट दोस्तों सही है, और उत्तर ए जो है, स्टेटमेंट 1 जो है स्टेटमेंट 2 का सही व्याख्या भी करता है। ठीक है दोस्तों, तो हेपेट्रोपिक वायरस के कारण होता है और इसमें ए बी सी डी शामिल है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। और पहला स्टेटमेंट जो है वह दूसरा स्टेटमेंट जो है वह पहले की व्याख्या करता है, तो ये क्या है, सही हो जाएगा। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए।
अब जरा इसका हम देख लेते हैं। कह रहा है हेपेटाइटिस शब्द यकृत के किसी भी सूजन को संदर्भित करता है, तो ये हमने बता दिया आपको। किसी भी कारण से यकृत कोशिकाओं में होने वाली जलन या सूजन, कोई भी कारण से होने वाली, लीवर में कोई भी चीज़ हो रही है तो उसको हेपेटाइटिस शब्द हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, वो इसका रिलेशन है। आमतौर पर क्या है कि ABCD 5 तरह का हेपेट्रोपिक यानी कि यकृत निर्देशित वायरस का समूह है, ठीक है, जिसके कारण से ये होता है। यानी कि आप सीधा सीधे मान सकते हैं कि 5 तरह का हेपेटाइटिस होता है, ठीक है, ABCD और E। और अन्य वायरस भी इसका कारण हो सकता है, जैसे वेरिकाला वायरस है, ये भी क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस का कारण बन सकता है। जो किसके कारण से होता है, तो चिकन पॉक्स का कारण बनता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 भी हमारा क्या है, सही है, और ए भी सही है, 2 भी सही है, ठीक है, 1 भी सही है और 2 भी सही है। और 2 जो है 1 का सही स्पष्टीकरण है। 2 में क्या कह रहा है कि हेपेटाइटिस लीवर को संदर्भित करता है, उसी की व्याख्या कर रहा है 2 में कि हेपेटाइटिस इतने तरह का होता है और ये वायरस है, ठीक है, तो सही है। तीसरे प्रश्न पे आते हैं हम लोग। तीसरा कह रहा है कि H5N1 बर्ड फ्लू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कह रहा है विचार कीजिए। H5N1 बर्ड फ्लू, तो ये कह रहा है कैलिफोर्निया के कोंडोर्स गंभीर रूप से प्रभावित हुए, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कैलिफोर्निया के कोंडोर्स जो पक्षी समूह है उसका कह रहा है गंभीर रूप से प्रभावित हुए। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत ने 2015 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में इसका पहला मामला दर्ज किया था। किसका, तो H5N1 वायरस का, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, तो इसका उत्तर है कि ए। इसमें कह रहा है कौन सा सही है, तो दोनों कथन सही है, ए और 2, 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। देखिए H5N1 यानी इसको हम लोग एवियन इन्फ्लुएंजा ए के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये एक H5N1 जो है इसका एक क्या बोल सकते हैं उसको, स्ट्रेन है, ठीक है। और H5B1 बर्ड फ्लू एक अत्यधिक रोगजनक वायरस है जो मुख्य रूप से किस में फैलता है, तो पक्षियों में फैलता है, लेकिन स्तनधारियों को संक्रमित हो सकता है। यानी कि एक जूनोटिक ये संक्रमण है, जूनोटिक बीमारी है जो पक्षियों से स्तनधारियों में संक्रमित हो सकता है। H5N1 की उत्पत्ति 1996 में चीन में एक जीवाणु के प्रकोप से हुई और तेजी से विकसित अत्यधिक रोग प्रजनक प्रभेद, ठीक है, जिसको हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। ये स्ट्रेन का मतलब हो गया कि ट्रांसमिट हो रहा है, तेजी से विकसित हुआ। उसका जो वेरिएंट है वो बहुत ही तेज़ी से क्या हुआ, विकसित हो गया। और वर्ष 2020 के बाद से यूरोप, अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यहाँ तक कि मुख्य भूमि अंटार्कटिका में भी क्या कर गई, फैल गई, ठीक है। वन पक्षियों में कैलिफोर्निया कोंडोर जो है, ठीक है, कैलिफोर्निया कोंडोर जो जंगली पक्षी है वो सबसे ज़्यादा जो है वो क्या है, संकटापन मतलब है एंडेंजर्ड स्पीसीज है, वो एंडेंजर्ड स्पीसीज है। और H5N1 से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। उत्तरी अमेरिका में जो है लोमड़ी, प्यूमा, भालू जैसे स्तनधारी व स्पेन व फिनलैंड में फार्म मिंक भी क्या है, संक्रमित हो गया है, ठीक। भारत में वर्ष 2005 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में H5N1 का संक्रमण पहला मामला दर्ज किया गया था, अतः हमारा 2 स्टेटमेंट भी क्या है, सही है, ठीक है। चौथा में कह रहा है कि निम्नलिखित बीमारियों पर विचार करना है, डिप्थीरिया, खसरा, रूबेला। तो उपर्युक्त में से कितने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के UIP के अंतर्गत कह रहा आता है, तो सार्वभौमिक टीकाकरण के अंतर्गत डिप्थीरिया का टीका बचपन में ही दिया जाता है, खसरा का भी टीका बचपन में ही दिया जाता है, रूबेला वायरस जो है उसका टीका बचपन में नहीं दिया जाता है, सॉरी, उसका भी टीका, रूबेला का भी अब दिया जा रहा है, ठीक है, पहले नहीं दिया जा रहा था, अब दिया जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा C, यानी कि तीनों का तीनों जो है टीका मिल रहा है। अब जरा हम लोग देख लेते हैं ये प्रोग्राम क्या है, UIP प्रोग्राम, यूनिवर्सल टीकाकरण पॉलिसी क्या है। सार्वभौमिक टीकाकरण यह कार्यक्रम जो है वो टीकाकरण के माध्यम से रोकी जा सकने वाले 12 व्याधियों के लिए मुफ्त टीका सुनिश्चित करता है। जो तो 12 तरह की बीमारी है उनको रोकने के लिए मुफ्त टीका क्या कर रही है, सुनिश्चित कर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर 9 बीमारियों के खिलाफ यह टीका दिया जा रहा है। भारत में कितने बीमारियों के खिलाफ, तो 9 बीमारियों के खिलाफ यह टीका दिया जा रहा है। उसमें से है डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, खसरा, रूबेला, बचपन के ही तपेदिक यानी कि TB में ही उसका टीका दे दिया जाता है। और हेपेटाइटिस B और होमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B के कारण जितने भी होने वाला मोनोजेनिक मेनिंजाइटिस व निमोनिया है उनके टीके दिए जा रहे हैं। मेनिंजाइटिस जो है वह मस्तिष्क से संबंधित रोग है, निमोनिया जो है सांस की एक बीमारी है, तो उनसे संबंधित ये रोग है, तो उनकी टीका दी जा रही है। तो भारत में जो है 9 बीमारियों के खिलाफ ये टीका दी जा रही है और विश्व स्तर पर 12 व्याधियों के खिलाफ जो है मुफ्त टीकाकरण चलाया जा रहा है, ठीक है। ये इसका की पॉइंट्स हैं सार्वभौमिक टीकाकरण का। उपराष्ट्रीय स्तर पर यदि देखें तो 3 बीमारियों के खिलाफ यह दिया जा रहा है, जिसमें रोटा वायरस डायरिया, ठीक है, और न्यूमोकोनल निमोनिया और जापानी इंसेफ्लाइटिस। ये उपराष्ट्रीय के स्तर पर देखें तो हम लोग 3 बीमारियों के खिलाफ दिया जा रहा है। जो बाद में दिया जा रहा है रोटा वायरस डायरिया और न्यूमोकोकल निमोनिया और जापानी इंसेफ्लाइटिस, ठीक है। तो इसके तहत भी वैक्सीन अब उपलब्ध है और इसके तहत भी टीका चलाया जा रहा है, ठीक है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। भारत में कह रहा है पेटेंट प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत में जो पेटेंट, जो भी कोई नया चीज़ कोई बनाता है तो उसमें उसका सिस्टम क्या है पेटेंट प्राप्त करने का, तो और किन किन क्षेत्र में पेटेंट दिया जा सकता है, तो उस पर कह रहा है बात करने के लिए स्टेटमेंट दिया हुआ। पहला कह रहा है भारत में पेटेंट प्रणाली कॉपीराइट अधिनियम 1957 द्वारा शासित होती है। ठीक है, तो 1957 के द्वारा कह रहा शासित होती है। दिए गए प्रत्येक पेटेंट की अवधि आवेदन दाखिल करने की तिथि से अगले 15 वर्ष तक की होती है। यानी कह रहा है कि आप जो आवेदन दाखिल करते हैं तो उसमें 15 वर्ष तक आपको जो है वह कॉपीराइट दिया जाता है, पेटेंट दिया जाता है। तो कौन सा उत्तर सही है, तो इसका आंसर देखें तो हम लोग देखते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि कोई भी कथन इसमें कह रहा है कि सही नहीं है। ठीक है, ना तो ए पहला कथन ना ही दूसरा कथन, तो सही क्या है, तो सही में हम लोग देखते हैं कि पेटेंट का परिचय क्या लेते हैं। पेटेंट क्या होता है, पेटेंट होता है किसी आविष्कार के लिए क्या होता है, एक वैधानिक अधिकार है, आपको कानूनी अधिकार दी जाती है जो सरकार द्वारा जो पेटेंट धारक को उसके आविष्कार के पूर्ण प्रकटीकरण के बदले में एक सीमित अवधि के लिए दिया जाता है। ठीक है, कि इतने साल तक जो है आप उस पर एकाधिकार जमा रख सकते हैं क्योंकि आपने इस पर मेहनत की है। ठीक है, दूसरे को पेटेंट धारक की अनुमति के बिना जो है उसके उपयोग पर रोक लगाती है, निषेध लगाती है, जिससे क्या होगा कि पेटेंट उत्पाद या विधि के निर्माण, उपयोग या आयात बिक्री से नियंत्रित करते रहता है। ठीक, भारत में पेटेंट प्रणाली अधिनियम जो है 1970 के अधिनियम द्वारा, जब पेटेंट अधिनियम 1970 के द्वारा शासित किया जाता है, जिसको 2 बार संशोधन किया गया है, 2003 में और 2005 में। ठीक है, संशोधित किया गया। तो पहला कथन क्या है, गलत है। 1957 था पेटेंट अधिनियम, कॉपीराइट अधिनियम, तो उसको जो है उससे नहीं किया जाता। पेटेंट अधिनियम 1970 द्वारा शासित किया जाता है और 2 बार 2003 और 2005 में जो है इसका संशोधन किया गया था। ठीक है, यानी कि वर्तमान में कहे तो हम लोग पेटेंट अधिनियम संशोधन 2005 से शासित किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन मूल अधिनियम इसका क्या है, 1970 का है। वर्तमान परिवेश के अनुसार यदि पेटेंट के हालिया नियमों को यदि हम लोग संशोधन किया जाता है, हालिया पेटेंट संशोधन अधिनियम 2024 का, अच्छा वर्तमान में भी 2024 में जो है इसका संशोधन किया गया, इसीलिए ये क्वेश्चन बना है। तो हालिया पेटेंट जो है वो क्या है, संशोधन नियम 2024 का है वर्तमान में। पेटेंट की अवधि कितने साल तक है, तो 20 वर्ष तक पेटेंट की अवधि होती है। तो इसमें जो 15 वर्ष दिया हुआ तो वो गलत है, 20 वर्ष तक पेटेंट की अवधि है कि आप 20 वर्ष तक अपने उत्पाद के जो है आप उत्पाद पर आपका पूर्ण अधिकार होगा। हालांकि पेटेंट सहयोग संधि पीसीटी के तहत राष्ट्रीय चरण के अंतर्गत दायर आवेदनों के लिए पेटेंट की अवधि पीसीटी के तहत दी गई अंतर्राष्ट्रीय फाइलिंग की तिथि से 20 वर्ष होगी। ठीक है, जो पहले राष्ट्रीय स्तर पर दायर की जाती है उससे लेकर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जो फाइलिंग की जाएगी उसके लिए 20 वर्ष की होती है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। इसमें 150 से अधिक देश शामिल हैं इस संधि में और प्रत्येक अनुबंधित देश आविष्कारों की रक्षा के लिए पेटेंट को आवेदनों को दाखिल करने हेतु एक एकीकृत प्रक्रिया प्रदान करती है। इंटीग्रल प्रोसेस है जो पेटेंट को प्राप्त करने के लिए दायर की जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कह रहा है गठिया रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गठिया रोग एक व्यापक शब्द है जिसमें विभिन्न स्थितियां शामिल हैं जो न केवल फेफड़ों बल्कि श्वसन प्रणाली के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये स्टेटमेंट गलत होना चाहिए। पहला, गठिया रोग जो है वह जोड़ों से संबंधित रोग है, हड्डी के जोड़ों से संबंधित, जिसमें जो है वह जोड़ जो है वह मूवमेंट उसका बंद हो जाता है, उसमें कैल्शियम जम जाती है। तो देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है गठिया रोग के लिए चिकित्सीय विकल्पों में स्टेरॉयड और रोग संशोधित एंटी यूमेटिक दवाएं जो है शामिल हैं। तो इसका दवा क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो उसका उत्तर हो जाएगा बी उत्तर कहने का मतलब है कि क्या हो जाएगा, तो केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने बताया कि गठिया रोग क्या है, वह हड्डी जोड़ों से संबंधित रोग है जो उम्र बढ़ने के साथ जो होती है, केवल बुजुर्गों में होती है इस तरह के रोग। तो ये फेफड़ा से संबंधित रोग क्या है, नहीं है। ठीक, और गठिया रोग में जो दवाई दी जाती है वो स्टेरॉयड दी जाती है। स्टेरॉयड इसलिए दिया जाता है ताकि बॉडी में थोड़ा क्या है, एनर्जी आए और बॉडी मूवमेंट हो, तो जोड़ का क्या हो जाएगा, हिल मूवमेंट होता है ज्वाइंट का। तो रोग संशोधित एंटी यूमेटिक दवाएं दी जाती है। ठीक, जरा गठिया रोग का परिचय से देख लेते हैं। तो कह रहे गठिया के साथ साथ कई अन्य स्थितियों को संदर्भित करता है, जैसे जोड़ और टेंडन, स्नायु बंधन, हड्डियों एवं मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। इससे प्रचलित गठिया संबंधी क्या है, जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस। ठीक है, जीआई में सूजन संबंधी गठिया के विभिन्न उपक्रम शामिल हैं जो विश्व भर में बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौती उत्पन्न करता है। जीआई की वैश्विक व्यापकता क्या है, 1000 बच्चों पर 0.7 से 4 तक है। तो बच्चों में बहुत कम है, सीनियर्स में ज़्यादा होता है। ठीक है, जो विशेष रूप से सुबह अथवा आराम की अवधि के बाद होता है, जो उठने के बाद, जो सुबह जब काफ़ी दिन रात में जब काफ़ी टाइम तक सोता है और उसके बाद जो उठता है तो उस समय क्या होता है, ज्वाइंट जाम हो जाता है पूरा का पूरा। इसमें जो दवाएं दी जा रही है वो स्टेरॉयड रोग संबंधित दवाएं हैं, उसको कहते हैं हम लोग एंटी यूमेटिक दवाएं।
और नई जैविक दवाएं भी शामिल है जिसका प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए उनके लक्षणों पर क्या करता है, प्रबंधन करता है। स्टेटमेंट 2 हमारा सही था। ठीक है, 7वें नंबर प्रश्न में आते हैं, कह रहा है कि खगोलीय चक्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है यह पृथ्वी के कक्षा और सूर्य की और अभिविन्यास में अत्यधिक बदलाव, आवधिक बदलाव को संदर्भित करता है। ठीक है, खगोलीय चक्र का मतलब कह रहा है जो पृथ्वी की कक्षा है और सूर्य की ओर अधिविन्यास है, उसमें कह रहा है कि आवधिक बदलाव करता है कि एक समय अंतराल के बाद जो है उसमें क्या बदलाव होता है। ठीक है, जो दीर्घकाल तक हमारे द्वारा क्या है, पुरापूत विकिरण को मात्रा को प्रभावित करता है। ये चक्र कह रहा है कि पृथ्वी, सूर्य और सौरमंडल के अन्य ग्रहों के बीच गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है दोस्तों, जो खगोलीय चक्र है वो अन्य पृथ्वी, सूर्य और सौरमंडल के अन्य ग्रहों के बीच का है, गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण से ये चक्र होता है। ये कारण सही है, पूरा सही नहीं है पर ये कारण भी एक सही है। ठीक है, कह रहा है कि जब पृथ्वी की कक्षा और सूर्य की और अभिविन्यास में आवधिक बदलाव का मतलब है कि समय के साथ जो बदलाव होता है उससे संदर्भित है ये, जो दीर्घकाल तक हमारे द्वारा जो है, हमारे ग्रह द्वारा जो सौर विकिरण प्राप्त की जाती है सूर्य से, उस मात्रा को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, तो देखते हैं इसका उत्तर क्या दिया। उसका उत्तर सी दिया हुआ, तो पहला भी हमारा क्या सही है। जब भी लंबा स्टेटमेंट बने ना तो आई होप कि वो ज़्यादातर मामलों में सही होता है। तो तीसरा सही है इसका सी। खगोलीय चक्र हम लोग देख लेते हैं इनकी नज़र से। कह खगोलीय चक्र पृथ्वी कक्षा और सूर्य की ओर अभिविन्यास में आवधिक बदलाव को संदर्भित करते हैं जो लंबे समय तक, उसी को क्या हुआ यहाँ पे रिपीट किया गया है। ये चक्र पृथ्वी, सूर्यमंडल, ग्रहों के बीच गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण होता है। ठीक है, इन चक्रों का सिद्धांत पहली बार 1920 के दशक में सर्बियाई वैज्ञानिक कौन था, सर्बिया के वैज्ञानिक थे मिलुटिन मिलनकोविच द्वारा जो है पृथ्वी पर हिमयुग के चक्रीय पैटर्न को समझाने के लिए दिया गया था। ठीक है, तो मिलनकोविच, इसको नाम दिया गया है मिलनकोविच चक्र या मिलनकोविच दोलन भी इसको कहा जाता है। जो साइकिल है वो एक समय के बाद जो है रिपीट होती है, तो इसीलिए उसको मिलनकोविच दोलन कहा जाता है, पीरियड कहा जाता है। 8वें प्रश्न में आते हैं, कह रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी परमाणु का नाभिक या दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों और कुछ उत्पादों में विभाजित या विखंडित हो जाती है। कह रहे विखंडन में क्या किया जाता है कि एक बड़े नाभिक, जो परमाणु का नाभिक है, वो दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में उत्पादित हो जाता है। यानी कि इसका विखंडन होगा तो ये दो छोटे छोटे या तीन छोटे छोटे जो है नाभिकों में क्या करेगा, टूट जाएगा। तो कह रहे ये विखंडन की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये दोस्तों सही है। विखंडन में क्या होता है, टूटता है, फ्यूजन में टूट जाता है, छोटे छोटे नाभिकों में बन जाता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा में कह रहा है कि संलयन को कई छोटे नाभिकों के एक बड़े नाभिक में संयोजन और उसके बाद भारी मात्रा में ऊर्जा के उत्सर्जन के रूप में परिभाषित किया गया। तो ये भी दोस्तों सही है। संलयन ठीक विखंडन का उल्टा होता है जो हमारा नाभिक के रिएक्टर में होता है। तो इसमें संलयन में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन का अणु है वो मिल करके क्या बनता है, हीलियम का नाभिक बना लेता है। हाइड्रोजन का नाभिक हीलियम का नाभिक बना लेता है। तो हाइड्रोजन छोटा है हीलियम के कंपैरिजन में, तो दो छोटे छोटे नाभिक जो है वो क्या करता है, एक बड़े नाभिक का मात्रा में निर्माण कर लेता है, बना लेता है और बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। कह रहा परमाणु विखंडन वह प्रक्रिया है जो सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन करती है, एक असीमित स्वच्छ ऊर्जा स्रोत प्रदान करते हैं। कह रहे सूर्य में क्या हो रही है, तो सूर्य में जो हमको ऊर्जा मिल रही है वह विखंडन से मिल रही है कि संलयन से। तो दोस्तों सूर्य से जो हमको ऊर्जा मिल रही है वह संलयन से मिल रही है, न कि विखंडन से। तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो केवल दो स्टेटमेंट इसमें सही है, बी इसका उत्तर होगा। विखंडन को परिभाषित किया गया किसी परमाणु का नाभिक दो या दो से, वही सेम है, दो इसमें भी सेम चीज़ वहीं पर दिया गया है। संलयन का उपयोग करते वक्त सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन करती है। ठीक है, तो संलयन का उपयोग होता है सूर्य में, जिसमें क्या है एक असीमित स्वच्छ ऊर्जा स्रोत प्रदान कर सकती है। ठीक है, तो तीसरा सही गलत है। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि हीमोफीलिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है हीमोफीलिया ए से पीड़ित व्यक्ति में पर्याप्त मात्रा में फैक्टर IX यानी कि 9 की कमी होती है। तो फैक्टर 9 की इसमें कमी होती है हीमोफीलिया में पीड़ित व्यक्ति में। तो देखते हैं हम लोग क्या है। तो इसमें दो कथन सही है। तो पहला जो है वह गलत है, फैक्टर 9 नहीं, फैक्टर 8 की क्या होती है, इसमें कमी होती है। ठीक है, तो हीमोफीलिया ए में, ठीक है, हीमोफीलिया को समान रूप से हीमोफीलिया ए बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि क्लॉटिंग फैक्टर यानी कि फैक्टर 8 जो है वह क्या है, उसमें नहीं है। ठीक है, हीमोफीलिया बी कम होता है, जो ज़्यादा नहीं है, जनरल नहीं है। हीमोफीलिया ए जनरल है। हीमोफीलिया बी में, बी से पीड़ित व्यक्ति में फैक्टर 9
नहीं होता है। तो हीमोफीलिया बी में जो है व्यक्ति में जो है फैक्टर 9 नहीं होता है। ठीक है, इसमें हीमोफीलिया बी के बारे में क्या करें, फिर व्यक्ति में कॉलिंग फैक्टर 8 की अपर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती है। ये दोनों कथन उल्टा है, तो दोनों कथन ही क्या है, गलत है। ठीक है, हीमोफीलिया का मुख्य उपचार कह रहा है रिप्लेसमेंट थेरेपी है, मतलब उसको हटा दिया जाता है ब्लड को। तो मुख्य उपचार क्या है, रिप्लेसमेंट थेरेपी है। तो तीसरा का स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही है। तो इसमें कह रहा है कितने कथन सही नहीं है, ठीक है ना, तो 2 कथन सही नहीं है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा इसका। 10 नंबर पे आते हैं। 10 नंबर में यदि विचार करें तो कह रहा है कि कनेक्टोम अवधारणा तंत्रिका के संदर्भ में एक व्यापक मानचित्र का प्रतिनिधित्व करती है। कौन, तो कनेक्टोम अवधारणा जो है वह तंत्रिका के संदर्भ में, जो न्यूरॉन्स होती है उसके संदर्भ में एक व्यापक अवधारणा प्रतिनिधित्व करती है, जो न्यूरॉन्स के बीच आदान प्रदान किए गए विद्युत रासायनिक संकेतों को दर्शाने वाले ब्लूप्रिंट के समान है। ठीक है, तो इसको कहते हैं कनेक्टोम अवधारणा तंत्रिका। ठीक है, यानी कि कनेक्टोम सिस्टम। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है सही है, जो कनेक्टोम अवधारणा तंत्रिका है उसके संदर्भ में क्या है कि व्यापक मानचित्र का प्रतिनिधित्व करती है। ये किसके बारे में, तो न्यूरॉन्स के बीच ये जो विद्युत और रासायनिक संकेत होता है उसका जो है एक ब्लूप्रिंट के समान है। कौन, तो उसको कहते हैं हम लोग कनेक्टोम अवधारणा तंत्रिका। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है मस्तिष्क की जटिलता एवं डेटा की मात्रा के बावजूद कनेक्टोम वैज्ञानिकों की समझ को सरल बनाता है, जिससे तंत्रिका विज्ञान और न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य अनुसंधान में प्रगति सुनिश्चित होती है। और कनेक्टोम का मानचित्रण मस्तिष्क की कार्य प्रणाली और तंत्रिका प्रक्रियाओं पर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर अथवा अल्जाइमर जैसा जो रोग है उससे प्रभावित समझने में उसको सहायता मिलता है। ठीक है, किससे, तो कनेक्टोम अवधारणा तंत्रिका से। 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 11 में कह रहा है, तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला कथन कह रहा है कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, जिसको हम लोग MIRV टेक्नोलॉजी कहते हैं, कह रहा है इसकी उत्पत्ति जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 1970 में मीरवेड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM की तैनाती के साथ हुए। यानी कह रहा है कि इसका जो MIRV टेक्नोलॉजी है, दोस्तों देखिए कि MIRV टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो MIRV टेक्नोलॉजी होता है कि इसमें देखिए इसका फुल फॉर्म यह मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसका मतलब हो गया कि आपका एक ही मिसाइल है, ठीक है, इसमें जो ये सेक्शन होता है इसको हम लोग वॉरहेड कहते हैं। ये जो आपका वॉरहेड है इसमें आपको एक मिसाइल में एक ही नहीं, मतलब 3 से 4 जो है आप क्या कर सकते हैं, इसमें वॉरहेड लगा सकते हैं। मतलब 3 से 4 आपको एक ही रॉकेट में जो है ऐसा लगा सकते हैं। 3 से 4 मिसाइल लगा सकते हैं, वॉरहेड लगा सकते हैं। इसको अलग अलग जो है आप क्या कर सकते हैं, इसको टारगेट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंटली जो है अलग अलग टारगेट कर सकते हैं, और इसको अलग अलग टारगेट पे आप एक ही मिसाइल से क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल MIRV टेक्नोलॉजी। तो कह रहे हैं इसकी जो उत्पत्ति हुआ 1970 में जो है ICBM बनाया था अमेरिका, किस नाम से, MIRV इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाया था, उसके तहत हुई है। तो ये दोस्तों पहला स्टेटमेंट सही है, अमेरिका में सबसे पहले इसको बनाया गया था। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट आते हैं कि MIRV तकनीक जो है संभावित लक्ष्यों की संख्या बढ़ाकर मिसाइल की प्रभावशीलता को बढ़ाती है। तो वही चीज़ है जो हम बताएं कि इसमें क्या करता है कि जो लक्ष्य है हमारा टारगेट है उसकी संख्या बढ़ा देता है। जैसे एक मिसाइल से हम एक टारगेट को पहले कर सकते थे, तो अब एक मिसाइल से हम लोग क्या कर सकते हैं, 4-5 टारगेट पे को कर सकते हैं, 4-5 लक्ष्य पे टारगेट कर सकते हैं। तो इसमें तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है हमारा, सही है। ठीक है, इस प्रश्न में थोड़ा उत्तर में मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने व्याख्या में खुद लिखे हैं कि MIRV टेक्नोलॉजी का उत्पत्ति जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में 1970 में MIRV 8 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती के साथ हुई थी। और यहाँ पे लिख दिया है कि पहला कथन सही नहीं है, बल्कि पहला कथन सही है। सेम चीज़ जो है वह प्रश्न में भी दिया गया है कि MIRV तकनीक की उत्पत्ति जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 1970 में MIRV इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM की तैनाती के साथ हुई। तो दोनों चीज़ सही है, पर यहाँ पे कह रहा है कि सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसमें मिस प्रिंट हुआ है, तो इसीलिए हम इसको ऑप्शन जो इसका डी नहीं होगा, बी इसका उत्तर होगा। ठीक है, और बी और डी में भी आपको देख रहा है कि बी और डी एक जैसा सुनने को लग रहा है, तो बी इसका जो है उत्तर होगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा इससे संबंधित एक बात कर लेते हैं कि भारत में जो है अग्नि 5 में, ठीक है, अग्नि 5 में इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। ठीक है, इसीलिए ये प्रश्न बना है कि DRDO जो है
जो दिव्यास्त्र एक मिसाइल बनाया है, दिव्यास्त्र नामक जो है एक मिशन बनाया है जिसका सफल उड़ान जो है हो गया है, जिसका परीक्षण सफल रहा है। तो इसमें अग्नि 5 मिसाइल में MIRV टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो अग्नि 5 में जो है ICBM है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, तो उसमें MIRV टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए यह क्या बना, ये सवाल बनता है। MIRV को क्या करता है, तो भूमि से भी और समुद्र से भी दोनों तरह से, दोनों जगह से लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, 12वां प्रश्न में आता है, कह रहा है लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लघु प्रक्षेपण में मतलब स्मॉल SSLV के बारे में बात कर रही है कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में बात किया जा रहा है कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कह रहे यह 3 चरणीय प्रक्षेपण यान है जो 2 ठोस प्रणोदकों और एक टर्मिनल प्रणोदक टर्मिनल चरण के रूप में तरल प्रणोदक, ठीक है, मतलब लिक्विड प्रोपेलेंट, मतलब समझिए ना कि फ्यूल कह रहा है कि 2 गो जो है सॉलिड फ्यूल वाला होगा और पहला एगो चरण जो है, एगो स्टेज जो है, जैसे ये हमारा रॉकेट है तो इसमें 3 चरण कह रहा है कि होगा। ठीक है, तो 2 जो है, पहला 2 कह रहा है कि सॉलिड होगा, इसके बाद ये क्या है, लिक्विड होगा। ठीक, धारित वेग टर्मिनल VTM क्या है, VTM के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है। तो ये दोस्तों ये गलत है कि SSLV को जो है वह सिंगल स्टेज का बनाया जा रहा है ताकि एक ही बार वहाँ पे जा सके। तो पहला स्टेटमेंट क्या है वह सही होगा, सॉरी गलत होगा, सिंगल स्टेज का बनाया जाएगा। ठीक है, दूसरा में कह रहा है कि यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC से 500 किलोमीटर की कक्षीय तल में 500 किलोग्राम के उपग्रह को लॉन्च करने में सक्षम है। तो इसकी जो क्षमता है वो 500 किलोग्राम की है। तो इसमें सिंगल स्टेज बनाया जा रहा है। ठीक है, एक ही स्टेज होगा जो क्या होगा, सॉलिड स्टेज होगा। और यहाँ पे जो है हमारा जो है क्या है, सैटेलाइट है, इसको करके 500 किलोमीटर तक का, 500 किलोग्राम तक का सैटेलाइट जो 500 किलो तक का ऑर्बिट में जो है, यानी कि लियो में, लो अर्थ ऑर्बिट में जो है इनको प्रक्षेपित कर दिया जाएगा, वहाँ पर स्थापित कर दिया जाए। तो पहला स्टेटमेंट जो हमारा गलत था, दूसरा सही है, तो इसमें ये सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। 3 चरणों वाला एक टर्मिनल चरण के रूप में तरल प्रणोदक आधारित वेग टर्मिनल मॉड्यूल के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, 3 चरण तो है लेकिन तीनों क्या है, सॉलिड है, लिक्विड नहीं है इसमें, तीनों सॉलिड है, तीनों सॉलिड स्टेज में। ठीक है, तीनों ठोस प्रणोदन के चरण है, तो ये सही है। तीनों चरण है, जैसे इसमें कहा गया है कि एक लिक्विड चरण है, 2 ठोस है ना, और एक लिक्विड कर रहा है, तो लिक्विड इसमें नहीं है, दोनों ठोस हैं। ठीक है, तो 3 चरण का है, सही है, 2 ठोस है, ये भी 2 ठोस तो है, एक तीसरा जो है वो कह रहा है लिक्विड है, तो ये लिक्विड नहीं है, ये ठोस ही है। ठीक है, तो केवल 2 सही होगा। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा, तो हमारा ये क्या है, सही है। कह रहा है कि कैवम क्लाउड्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कैवम क्लाउड्स का निर्माण तब होता है जब विमान सुपरकूल लिक्विड वाटर ड्रॉप्स वाले मध्य स्तरीय ऑल्टोक्यूमुलस क्लाउड से गुजरते हैं। तो कैवम क्लाउड्स का निर्माण होता है, तो इसमें देखिए क्या, पहला स्टेटमेंट को हम लोग थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। कह रहा है कि विमान जो है, कोई भी प्लेन है, और जैसे ये बादल है ना, ये बादल है, इस बादल में बहुत सारे छोटे छोटे बादल भी होंगे। तो इसलिए जब सुपर कूल लिक्विड स्टेट में आ जाती हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है, इसका टेम्परेचर बहुत ही नीचे आ जाती हैं, और इसके बीच से यदि कोई विमान मान लीजिए पास कर गया, यहाँ से पास कर गया कोई विमान, तो इसमें क्या हो जाता है, छेद हो जाता है। ठीक है, और ये छेद बना ही रहता है। ठीक है, तो विमान क्या करता है कि अपने अगल बगल के जितना भी क्लाउड्स है, वायु है, हवा को, उसको डिस्टर्ब करते हुए क्या करता है, इस छेद से गुजर जाता है, इस छेद से गुजर जाता है। तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन से जो बहुत ही कूल लिक्विड में है, तो आइस ड्रॉप्स क्या होता है कि जम जाता है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा भारी होकर के आकाश से ये क्या होगा, अलग हो जाएगा या गिर जाएगा। तो क्योंकि उससे फ्रीक्वेंसी से टेम्परेचर आता है, तो उससे क्या होता है, ये बादल गिर जाता है। ठीक है, तो इसको, और जो बादल है, तो यहाँ इतना दूर का जो क्लाउड्स है वो तो गिर गया, नीचे आ जाता है, और बाकी का जो क्लाउड्स है, ये क्लाउड्स ऐसे ही रह जाता है रिमेनिंग। ये चारों तरफ का क्लाउड्स है, ये क्लाउड्स ऐसे ही रिमेनिंग रह जाता है। ठीक है, बच जाता है वहीं पर बादल में। कह रहा है इसी घटना को कह रहा है कि कैवम क्लाउड्स का, कह रहा है इसे, जो क्लाउड्स बना है उसको कैवम क्लाउड्स कह रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेज और दूसरा स्टेज तो सही है, इसको कैवम क्लाउड्स कहते हैं। तीसरा में कह रहा है कि इस घटना को इसरो के INSAT 3D उपग्रह ने कैद किया है। तो तीसरा ये गलत है, इसको इसरो ने नहीं, इसको नासा ने कैद किया है। और नासा का कौन सा उपग्रह कैद किया है, तो टेरा उपग्रह है इसको एक।
कौन सा उपग्रह है? टेरा उपग्रह है जो इसको 3D इमेज बना करके कैद किया है। ठीक है, सैटेलाइट है एक टेरा जो उसको कैद किया है, मतलब पिक्चर लिया है। तो 2 कथन इसमें सही है और पहला कथन तीसरा कथन गलत है। तो हमको उत्तर क्या देना है? गलत वाला। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। आई होप कि आप सबको कैवम क्लाउड समझ में आया होगा। तो इसको कौन किया है? तो टेरा उपग्रह किया फ्लोरिडा के पश्चिमी तट के पास और मैक्सिको खाड़ी के ऊपर कैवम क्लाउड्स को दिखाते हुए कैद किया है। तो तीसरा कथन क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। ठीक, 14 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क डेटा को संसाधित करने निरंतर संख्यात्मक मानों का उपयोग करते हैं। स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क, यहाँ पर दोस्तों ये स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क जिसको SNN कहते हैं, यह आ गया है। कह रहा है कि ये निरंतर संख्यात्मक मानों का उपयोग करते थे। दोस्तों न्यूरल नेटवर्क एक ये तो SNN होता है, एक होता है ANN। ANN का मतलब होता है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है वो संख्यात्मक मानों का उपयोग करता है। ठीक है, वो किसका उपयोग करता है? तो संख्यात्मक मानों का उपयोग करता है। लेकिन SNN जो है, ये जो है हमारा, ये किसका उपयोग करता है? तो ये पल्स का उपयोग करता है। पल्स का उपयोग करता है या स्पाइक का उपयोग करता है। ठीक है, बॉडी से स्पाइक का उपयोग करता है। ये ठीक उसी प्रकार के है जैसे कि हमारा न्यूरॉन सिस्टम है। तो न्यूरॉन सिस्टम जो हमारा बॉडी में है, जो तंत्रिका तंत्र है हमारा, तो वो किसका करता है? तो इलेक्ट्रिसिटी का करता है, विद्युत का करता है, इलेक्ट्रिक का। ठीक है, तो उसी प्रकार ये पल्स का करता है, उपयोग करता है। स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क पल्स का या फिर स्पाइक का करता है। ठीक है, स्पाइक एक तरह का डिस्टर्बेंस है जो हमारे बॉडी में आता है रुक रुक के, या कैच करता है। तो उसी डेटा को वो क्या करता है कि उसको लर्न करता है, और उसका लर्न करके वो क्या करता है? एक सिस्टम बनाता है जिससे में को हम लोग रोबोट वगैरह सब में यूज़ करते हैं, जो आपको सेंस करके जो है वो बहुत सारी चीज़ों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इसके तहत देखें तो पहला स्टेटमेंट हमारा जो है वो गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो संख्यात्मक मान का उपयोग कौन करता है? तो ANN करता है संख्यात्मक मानों का उपयोग, और SNN यानी कि स्पाइक न्यूरल नेटवर्क जो है वो पल्स या स्पाइक का करता है। लाइफ लॉन्ग मशीन लर्निंग LML मॉडल में निरंतर सीखना शामिल है, जहाँ AI मॉडल भविष्य में सीखने के आधार के साथ। तो कह रहा है लाइफ लॉन्ग मशीन लर्निंग जो है, तो मशीन लर्निंग में क्या होता है? सीखना होता है लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, लाइफ टाइम क्या है? सीखना है। लेकिन AI क्या है कि आपको पास्ट में किए गए चीज़ों को वो क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है, समझता है उसको, और फिर आपको वो फ्यूचर में आपको उसी तरह का वह क्या करेगा? रिजल्ट देगा आपके पास्ट में किए हुए कार्यों के आधार पर। तो AI मॉडल क्या करता है कि भविष्य में सीखने और समस्या समाधान के लिए पिछले जो कार्य है उसका क्या करता है? आपका यूज करेगा जो भविष्य में आपको किया गया है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? तो पहला कथन क्या है? सही नहीं है, और दूसरा कथन जो हमारा वो है सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है और पहला सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पे, 15 नंबर पे। ठीक है, जिनको थोड़ा दिक्कत तो वो इनमें से आप देख सकते हैं, वो सेम चीज़ यहीं पर लिखा हुआ है। ठीक है, पॉज करके आप देख लीजिएगा। 15 नंबर में कह रहा है कि क्लाउड चैटबॉट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है क्लाउड लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM का एक समूह है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ये सही है, पहला स्टेटमेंट जो है सही है। इसकी हम लोग व्याख्या करेंगे अभी नीचे। कह रहे चैटबॉट टेक्स्ट, वॉइस मैसेजेज और दस्तावेजों को संभालने में सक्षम है, और कह रहे इसकी प्रतिक्रियाएं पूरी तरह से पूर्वाग्रहों से रहित हैं। तो दोस्तों ये गलत है। मशीन लर्निंग में जो है वो क्या कहता है? ह्यूमन बिहेवियर को ही स्टडी किया जाता है, और उसको स्टडी करने के बाद उसी के आधार पर वो रिजल्ट बनाती है। तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि वह पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो। ठीक है, वह उसी प्रकार से बिहेव करेगा जिस प्रकार से इंसानी दिमाग में वो फितरतें चलती हैं। ठीक है, तो पूर्वाग्रह से ग्रसित तो पूरी तरह से नहीं हो सकती है। तो 2 स्टेटमेंट इसका सही है। कितने कथन सही चुनना है? तो 2 स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। तो हम लोग पहले देखते हैं कि क्लाउड क्या होती है। क्लाउड क्या है? क्लाउड जो है एक मशीन लर्निंग का एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल का कलेक्शन है ये। ठीक है, इसको किसके द्वारा? तो एंथ्रोपिक के द्वारा जो है इसको विकसित किया गया है, बनाया गया है क्लाउड को। ठीक है, LLM जनरेटिव AI मॉडल का विशेष। देखिए जनरेटिव AI क्या होता है कि एक तो हम लोग आर्टिफिशियल AI लर्निंग देखते हैं, इंटेलिजेंस देखते हैं, उसमें भी जनरेटिव AI मतलब जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें क्या है कि आपको मनुष्य का जितना भी इंसान का बहुत सारा मानव की भांति भांति का जो संदेश है, मैसेजेज है, उनको क्या किया जाता है? वो रीड करता है। रीड करने के बाद उस पर जो है अपना एक एनालिसिस तैयार करता है AI खुद, और उसके आधार पर वो आपको क्या करेगा कि जिस तरीके का चीज़ आपको बनाना है वो यूज़ किया जाता है। जैसे डीप फेक में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, डीप फेक टेक्नोलॉजी में। ठीक है, उसको तकनीक कहना कितना सही है कितना गलत ये इस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, पर
बोल रहा हूँ मैं कि उसको डीप फेक में बहुत ज़्यादा किया जाता है। जैसे रश्मिका मंदाना का भी कुछ समय पहले जो है बनाया गया था, तो उसमें इसी चीज़ का उसके बहुत सारे फ़ोटोज़ को क्या करता है, कलेक्ट कर लेता है कि आपका स्माइल के ड्यूरेशन में किस तरीके का फेस रहता है, उसको स्टडी करके आप गुस्से में, शांत में, हंसते बोलते उस समय किस कैसे कैसे फेस बदलता है, उसको वो रीड करता है एक एक चीज़ को। और रीड करने के बाद वो क्या करेगा, एक कलेक्शन बनाएगा आपका, और कलेक्शन बनाने के बाद आपको कोई भी वीडियो बनानी है तो वो उस तरीके का आपके एक्टिविटी को ऐड करते जाएगा कि आप डांस करते समय कैसे थे, तो वहाँ डांस करते समय इसे दिखा देगा वो उस वीडियो में। तो इस तरीके का चीज़ जो है आपको दिखेगा। तो इसमें जो है वो क्या है, चैटबॉट टेक्स्ट, वॉइस मैसेज और दस्तावेज को संभालने में सक्षम है। जनरेटिव एआई तो वो कलेक्ट करके रखता है। क्लाउड क्या है, आपका मेमोरी डाटा ही है जो आपको वर्चुअली रूप से वो कलेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो ये हमारा दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। चैटबॉट को प्रतिस्पर्धियों की तुलना में क्या है, तेज़ और प्रासंगिक रिस्पॉन्स जनरेट करने में सक्षम है। तो ये दूसरा भी क्या है हमारा, सही है। ये हर चीज़ को क्या करता है, रिस्पॉन्स जनरेट करने में सक्षम है। तीसरा कह रहा है क्लाउड 3। तो क्लाउड 3 देखिए, क्लाउड 3 के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते। तीसरा स्टेटमेंट नहीं, क्लाउड 3 के बारे में सबसे जो स्ट्रॉन्ग क्लाउड 3 है वो क्लाउड ओपस को बताया जाता है। उसके बाद क्लाउड सोनेट का नंबर आता है। फिर कह रहा है कि सबसे कम जो है वह क्लाउड 3 हाइकू है। तो क्लाउड 3 हाइकू जो है वह हर मामले में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, क्लाउड सोनेट को जो हम लोग यूज़ करते हैं अभी, क्लाउड.ai चैटबॉट से आप जो है उसको फ्रीली रूप से यूज़ कर सकते हैं क्लाउड चैटबॉट से। इसको क्लाउड.ai से आपको जो है वह फ्री में मिल जाता है, आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक साइन इन करना होता है। लेकिन आप यदि ओपस यूज़ करना चाहते हैं तो ओपस में जो है आपको वेब चैट इंटरफेस खरीदना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है पैसा लगाना पड़ेगा। प्रो सेवा जो है उसका मेम्बरशिप खरीदना पड़ता है। क्या करता है, अभी बताए थे आपको कि क्या करता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर का आपको क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। इसकी जो लिमिटेशंस हैं और छवियों से पाठ निकालने जैसी क्षमता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आपके जो पिक्चर्स हैं उनसे क्या करेगा, वो एक लेसन्स तैयार करेगा पूरा का पूरा। ठीक है, और उसी के आधार पर आपको निर्देश क्या करेगा, देगा। और सोनेट जैसे भी लिखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो उसके आधार पर आपको क्या करेगा, रिजल्ट दे देगा। ठीक है, गणितीय समस्या को जूझना पड़ता है। तो इसीलिए इसमें क्या है, संगत जैसे कि कुछ मामलों में देखा गया है कि अपनी प्रतिक्रियाओं में यह पूर्वाग्रहों का कम प्रदर्शन किया है। ठीक है, बहुत सारे पूर्वाग्रहों का यह प्रदर्शन किया है। तो इसलिए जो है कभी कभी जो है क्या करता है, एक किसी खास नस्ल का जो है वो पक्ष ले लेता है। तो तीसरा स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा, है ना, पहला लगा चुके हैं गलत। 16 नंबर में देखते हैं, कह रहा है कि मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा, हार्ट का, मधुमेह और मस्कुले। तो कह रहा है कि मोटापा जो है वह हृदय रोग, मधुमेह और मस्कुलोस्केलेटल विकार और कुछ कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है। ठीक है, तो ये सब रोग, मोटापा से इन सब रोग हो सकते हैं। जैसे आपको शुगर हो सकती है, यानी कि डायबिटीज़, और हृदय रोग, हार्ट से संबंधित बीमारी, और मस्कुलोस्केलेटल बीमारी जो है हो सकता है, मतलब हड्डियों से संबंधित, मसल्स और हड्डियों से संबंधित आपको जॉइंट पेन, ये सब, और कुछ कैंसर भी जो है हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मोटापा एक क्रॉनिक बीमारी है जो तब होती है जब शरीर अतिरिक्त कैलोरी को, जो एक्स्ट्रा कैलोरी होता है बॉडी का, उसको फैट के रूप में स्टोर करना शुरू कर देता है। तो ये दोस्तों सही है। जो हमारा जो मोटापा आता है, जो ओबेसिटी का बीमारी है, वो एक्स्ट्रा फैट की वजह से ही आता है। जो एक्स्ट्रा फैट कैलोरी बॉडी में जमा होता है उसको फैट के रूप में कन्वर्ट करके, और बॉडी जो है उस जगह पे स्टोर करना शुरू कर देती है जहाँ बॉडी का मूवमेंट, जो मसल्स का मूवमेंट है वो कम है। जैसे कि आपके स्टोमक में वहाँ पे जमा हो जाएगा। ठीक है, आपके थाई में वहाँ पे जो है वो एंगुलर मूवमेंट कम है, तो उस जगह पे जो है वो हिप में, तो इस जगह पे ज़्यादा जो है वो क्या होता है, फैट जमा हो जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, बी ऑप्शन उसका उत्तर हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन इसका ये मोटापा के कारण को ये क्या कर रहा है, बीमारी के कारण को नहीं। ठीक है ना, तो व्याख्या नहीं करता है, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर में कह रहा है कि ओबेलिस्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ओबेलिस्क वायरस जैसी इकाइयों का एक नया वर्ग है। ठीक है, ओबेलिस्क जो है वायरस का एक नया कह रहा है क्लास है, वर्ग है। वे विविध आरएनए अणुओं से बने होते हैं जो मानव शरीर एवं वैश्विक माइक्रोबायोम में रहते हैं। बहुत सारे आरएनए से बने होते हैं ओबेलिस्क। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट में देखते हैं, कह रहा है उनके आनुवांशिक अनुक्रम लगभग कह रहा है कि 1000 न्यूक्लियोटाइड लंबे हैं, और जिनमें ज्ञात जैविक एंटीजो एजेंट कितने हैं, तो उनका कोई पहचान योग्य समानता नहीं है। कह रहे उसको पहचाना नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट दोस्तों सही है। आरएनए से बना होता है ओबेलिस्क। ठीक है, और ये वायरस का एक नया वर्ग है। ठीक है, और जो मानव शरीर में क्या होता है कि एक यूनिवर्सल माइक्रोबायोम में ये रहता है।
इनके आनुवंशिक लक्षण लगभग जो है कितने 1000 न्यूक्लियोटाइड। देखिए दोस्तों आरएनए और डीएनए है ना, ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब है एक न्यूक्लियोटाइड होता है, एमिनो एसिड है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ना राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए और आरएनए का जो पूरा नाम होता है। तो आरएनए जो राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लिक एसिड कोई न्यूक्लियोटाइड कहता है, ये मल्टीपल न्यूक्लिक एसिड क्या करता है मिलता है। जैसे 4 तरह का न्यूक्लिक एसिड आप जानते हैं, जो एसिड बेस का है, जो बेस का है, क्षार है, जैसे कि हम लोग कहते हैं एडेनिन, थाइमिन, गुवानिन और साइटोसिन, ये डीएनए में पाया जाता है ना। तो इस तरीके का यदि हम लोग आरएनए में बात करें तो आरएनए में क्या पाया जाएगा, एडेनिन और थाइमिन तो पाया जाएगा, लेकिन गुआनिन और साइटोसिन के बदले में क्या पाएगा, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है ना, ये पाया जाता है। तो इस तरीके से क्या है कि ये इनका विभाजित है, ये डीएनए में, ये आरएनए में तो पाया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। जो मानव शरीर में बेसिक माइक्रोबायोम में रहता है तो ये सही है। रॉड जैसी संरचना प्रदर्शित करता है और प्रतिष्ठित स्मारक, यानी कि इसका हिंदी में क्या दिया हुआ है, प्रतिष्ठित स्मारकों, ओबेलिस्क से मिलती जुलती है, ठीक है। उनके आनुवंशिक क्रम जो है 1000 न्यूक्लियोटाइड लंबे होते हैं, जिनमें ज्ञात जो है जैविक एंटीजन का कोई पहचान अभी जो है नहीं हो जाता, समानता नहीं है, ताकि उन सबको एक दूसरे में मिला सकें। पारिस्थितिक मानव तंत्र में ये ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो आते हैं 18 नंबर सवाल। दोस्तों हरित नौका पहल के बारे में जो है कह रहा है कि ये एक योजना है जो केंद्र सरकार की एक नीति है, जो वैश्विक उद्देश्य पर ये की गई है, समझौता की गई है। तो इसका उद्देश्य कह रहा है क्या है हरित नौका पहल का, कि अमृतकाल विजन 2047 तक जो है उसको क्या करना है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। तो ये तो दोस्तों सही है, आप कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं कि 2047 का जो हमारा 100 साल का अमृतकाल का विजन है, उसको जो है क्या करना है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। दिशा निर्देश के आधार पर यदि देखें तो सभी राज्यों को अगले 1 दशक में अंतर्देशीय जलमार्ग यात्री जहाज़ों बेड़े में 50% जो अंतर्देशीय चला जाता है, एक देश से दूसरे देश चलाया जा रहा है, कह रहा है कि उसी जलमार्ग आधार में 50% और 2045 तक जो है 100% हरित ईंधन का प्रयोग करना है जहाज़ों में, ठीक है। तो ये दोस्तों दूसरा भी सही है, दिशा निर्देश भी सही है इसका, कि 50% करना है हमको अंतर्राज्यीय में, और 45 तक जो है 100% करना है पूरा में, ठीक है। तो ये हरित नौका पहल है। उसमें कौन कौन शामिल, जैसे पत्तन है, पथ परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय जो है 2024 में जो अंतर्देशीय हरित नौका निर्देश जारी किया है ये, और इसमें क्या क्या कहा गया है इनके द्वारा। तो दिशा निर्देश दिया गया है कि अगले 1 दशक में, मतलब कि 2030 तक जो है कह रहा है कि अंतर्देशीय जलमार्ग आधारित यात्री बेड़ों में 50% का क्या करना है, कटौती करना है। जो जहाज बेड़ा है जो राज्यों में देशों में चलाई जा रही है, उसमें 50% का कटौती किया जाएगा, और 100% हरित ईंधन का उपयोग किया जाएगा कम में, तो 45 तक में, ठीक है। इसका उद्देश्य जो है अमृतकाल विजन 2047 के अनुसार तय किया गया है। तो ये तो हमने देख ही लिया। तो इसका उत्तर दोनों का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। 19 नंबर में क्या जाता है, गर्भिणी GA2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है यह एक आनुवांशिक एल्गोरिदम पर आधारित एवं है, ठीक है, आनुवांशिक एल्गोरिदम पर आधारित है, जो विकास एवं प्राकृतिक चयन सिद्धांतों से प्रेरित अनुकूलन तकनीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग बायोडाइवर्सिटी टेक्नोलॉजी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का एक प्रमुख कार्यक्रम है। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कह रहा है इसका प्रोग्राम है। इसे गर्भावस्था की पहली तिमाही में भ्रूण की गर्भकालीन आयु, ठीक है, गैमेट एज का सटीक निर्धारण करने के लिए तैयार किया गया है। तो दोस्तों पहला कथन जो है वो कह रहा है कि यह एक आनुवांशिक एल्गोरिदम पर आधारित है, जो विकास एवं प्राकृतिक चयन सिद्धांतों से प्रेरित अनुकूलन तकनीक है। तो ये दोस्तों सही कथन है कि यह क्या है, यह जेनेटिक एल्गोरिदम पर जो है यह बेस्ड है यह टेक्नोलॉजी। और इसमें जो विकास जो होता है गर्भ में बच्चों का जो विकास हो रहा है, उसके जो नेचुरल सेलेक्शन है, किस तरीके का विकास हो रहा है, उसके जो है एडोप्टेशन पे किस तरीके का गर्भ में, माता के गर्भ में जो है बच्चे का विकास किस किस आधार पर, किस किस बेस पर तैयार हो रहा है, और कैसे कैसे उसमें परिवर्तन हो रहा है, उन्हीं को अध्ययन करने के लिए टेक्नोलॉजी विकसित की गई है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का एक कार्यक्रम है, तो ये भी दोस्तों सही है, यह भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग का एक प्रमुख कार्यक्रम है। तीसरा में कह रहा है कि इसे गर्भावस्था की पहली तिमाही में भ्रूणकालीन, पहली तिमाही में, तो ये गलत है दोस्तों। अब देखिए कि बात है पहली तिमाही में क्यों नहीं, तो अभी हम लोग देखते हैं कि भारत में जो है वह प्री टर्म बेबी जो है बहुत ज़्यादा जन्म ले रही है। प्री टर्म का मतलब होता है समय से पहले ही बच्चे का जन्म हो जा रहा है। तो उस पर जो है वैज्ञानिक जो है वो रिसर्च करना चाह रही है, उस पर पता करना चाह रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसी के आधार पर बनाया गया है। तो गर्भावस्था के जो दूसरी और तीसरी तिमाही है, उस पर जो है गर्भकालीन आयु का जो है निर्धारण करने का, वहाँ पर क्या ऐसी समस्या हो रही है जिसके कारण से दूसरी और तीसरी तिमाही में बच्चे का
जन्म हो रहा है, 7 महीने का जो बच्चा होता है अभी बहुत ज़्यादा जन्म ले रहा है 7-8 महीने में, तो इसका सीधा संबंध है कि 7 महीने से 6 महीने में भी कुछ हुआ होगा, ताकि 7 महीने में जन्म हो रहा है, ठीक है। और 7वें महीने में हो रहा है तो तीसरी तिमाही शुरू हो जाती है, तो इसीलिए वो दोनों तिमाही में जो है वो दूसरी और तीसरी तिमाही में अध्ययन करने के लिए किया जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्री टर्म बेबी जो जन्म ले रही है उसी के आधार पर किया जाता है। ये डीबीटी का कार्यक्रम है, ये बता ही दिए कि एल्गोरिदम पर आधारित है, ये भी सही है, ठीक है। और इसको जो किया जा रहा है क्यों, IIT मद्रास और ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंस्टीट्यूट कहाँ, फरीदाबाद, ये इनके शोधकर्ता जो है इस पर किया जा रहा है। और एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया है GA2 नामक, जो क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर यह कार्य किया जाएगा। इसमें दूसरे और तीसरे चरण की गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में भ्रूण के आयु का क्या है, सटीक निर्धारण करने के लिए तैयार किया गया है, इसीलिए तीसरा कथन गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस कारण से जो है वहाँ पे रिसर्च किया जा रहा है। तो आई होप कि आपको ये अब पता चल गया होगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ठीक है। तो 20वां सवाल देखते हैं, कह रहा है कि कोलेस्ट्रॉल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोलेस्ट्रॉल कह रहा है कि एक मोम जैसा पदार्थ है जिसका निर्माण लीवर द्वारा किया जाता है, यानी कि यकृत द्वारा किया जाता है, जो मानव पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए, कह रहा है कि कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा पदार्थ है, तो ये सही है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक मोम जैसा पदार्थ है, और इसका निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर द्वारा किया जाता है, और यह मानव पाचन तंत्र में बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाता है, ठीक है। ये मानव पाचन तंत्र में क्या करता है, तो विटामिन डी और जो लिपोप्रोटीन होता है उसके तहत इसको बनाया जाता है। तो विटामिन डी में इसका जो एब्जॉर्ब करने में कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाता है। तो इसका निर्माण जो है हार्मोन, वह विटामिन डी के निर्माण में, और पित्त अम्ल जो होता है उसके उत्पादन में भी किया जाता है, ठीक है। तो इसका बहुत ही ज़्यादा योगदान है उसमें। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे रक्त प्रवाह में जो है वो बहुत सारे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का प्रवाह होता है, जो लिपोप्रोटीन द्वारा किया जाता है, ठीक है। रक्त में जो है लिपोप्रोटीन द्वारा बहुत सारे कोलेस्ट्रॉलों का संचरण किया जाता है। और जो कम घनत्व का है, जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, और जो कम घनत्व लिपोप्रोटीन LDL है, उनके रूप में इसको जाना जाता है। तो दो तरह का LDL होता है, लिपोप्रोटीन होता है, एक हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एक लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हम लोग क्या, कोलेस्ट्रॉल को क्या कहते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और इसमें जो है रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल को अवशोषित करने का क्षमता बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसको यकृत में ले जाता है, जो इसको यकृत में ले जाता है। तो रक्त से कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, वो अवशोषित करके उसको यकृत में ले जाता है, फिर यकृत से क्या कर दिया जाता है, उसको पाचन करके उसको जो है ले जाते हैं। ये जो हाई डेंसिटी है, ये क्या है, संतृप्त है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो इसको सेचुरेटेड कहते हैं, ठीक है। ये अनसेचुरेटेड नहीं है। तो HDL गुड कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है, रक्त को अवशोषित करता है और इसे यकृत में ले जाता है, फिर यकृत इसे शरीर से क्या करता है, बाहर कर देता है, इसलिए अच्छा है ये। और इससे क्या होता है, ब्लड फ्लो में जो है वह कोई भी दिक्कत नहीं आती है, और ब्लड का फ्लो निरंतर चलते रहता है। लेकिन LDL क्या करता है, वह ब्लड में जम जाता है, उसको ज़्यादा अवशोषित नहीं कर पाता है, और वह वहीं पर ब्लड में जम जाता है कोलेस्ट्रॉल, जहाँ जिसको हम लोग धीरे धीरे वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके तहत जो है हार्ट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, हृदय रोग का खतरा जो है बढ़ जाता है, डायबिटीज़ बढ़ जाता है, ठीक है। तो दोनों कथन सही है इसमें, तो इसका उत्तर C हो जाएगा। 21 नंबर पे आते हैं, कह रहा है कि 3HbA1c टेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो टेस्ट है, ये किसका टेस्ट है, तो ये दोस्तों शुगर टेस्ट है। इसमें कह रहा है शर्करा अवध लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा माप की जाती शर्करा का स्तर का 2 से 3 महीने शोध का प्रदान करता है, जो व्यापक दीर्घकालिक नियंत्रण का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है 5.5% से ऊपर नीचे के स्तर का सामान्य माना जाता है, जबकि 5.7% से 6.4% की सीमा जो है प्री डायबिटिक यानी कि मधुमेह से होने ही वाला है, वो उसको माना जाता है। तो ये दोस्तों शुगर का टेस्ट है, और इसमें कह रहा है कि 5.5% यानी कि 5.7% से नीचे का स्तर जो है सही है। यदि 5.7 से 6.4 के बीच में है तो आप प्री डायबिटिक है, मतलब आपको डायबिटिक होने वाला है, ठीक है, होने की ओर जा रहे हैं आप। तो ये इसका इंगित है। तो इसका कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ये D हो जाएगा ऑप्शन, कोई भी सही नहीं है इसमें, ठीक है, ठीक है। कोई मतलब गलत कथन इसमें नहीं है, तो D ऑप्शन ना तो 1 ना ही 2 जो है गलत नहीं है, दोनों कथन क्या है, सही है, ठीक है। इसको हीमोग्लोबिन HB मतलब हीमोग्लोबिन A1c जांच भी कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन या ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन के रूप में जाना जाता है, ठीक है दोस्तों देखिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी से ही पूछा जाता है। जो जनरल साइंस है UPSC में, वो जनरल साइंस से 9 के मात्र 1 से 2 क्वेश्चन हो गए, तो हो गए, बहुत ही मुश्किल है वो भी। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और इसलिए इसका इतना क्वेश्चन हम लोग कर भी रहे हैं, ठीक है।
तो 2 से 3 महीने का औसत प्रदान करता है ये। तो उस तरीके से जाँच का प्रोसीजर है, ठीक है। इसको किए बिना जो है और भोजन के बाद, जो भोजन से पहले और भोजन के बाद जो है टेस्ट किया जाता है इसमें, उससे जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जाँच के थोड़ी देर में पूर्व जो है भोजन करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके आधार पर किया जाता है, मतलब खाने से पहले और खाने के बाद में करता है, जिससे विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 भी क्या है, सही है। 22 में कह रहा है कि मानव नेत्र केवल पराबैंगनी सीमा यानी कि 10 से 400 नैनोमीटर के बीच में प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को पहचान सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा जो आँख है वह 10 से 400 नैनोमीटर के बीच वाले जो है उन वेवलेंथ को ही पहचान सकते हैं, तरंग दैर्घ्य की पहचान कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है जंतुओं ने अत्यधिक संवेदनशील प्रकाशगाही, जिसको हम लोग फोटो रिसेप्टर कहते हैं, वो विकसित कर लिया है, जो पराबैंगनी अथवा अवरक्त तरंग के दैर्घ्य के प्रकाश की पहचान कर सकते हैं। जो अल्ट्रावायलेट है और इंफ्रारेड है उनको कह रहा है कि अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरण और अवरक्त तरंग यानी कि इंफ्रारेड जो वेवलेंथ है उनको कह रहा है पहचान कर सकता है जंतु, एनिमल, ठीक है। वो ज़्यादा जो है प्रकाशग्राही है, फोटो रिसेप्टर है। तो पहला स्टेटमेंट में देख सकते हैं दोस्तों, पहला कह रहा है कि 10 से 400 नैनोमीटर, तो ये गलत है। 10 से 400 नैनोमीटर नहीं, 380 से 700 नैनोमीटर तक जो है आँख दे सकता है, ये विजिबल रे का है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा सही है। दूसरा जो है जंतु जो है ज़्यादा फोटो रिसेप्टर होता है और इसकी पहचान वह कर सकता है कि कौन पराबैंगनी है और अवरक्त तरंग दैर्घ्य क्या है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, कथन 1 गलत है और 2 सही है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को। हम लोग जानते हैं 380 से 700 यानी कि 400 हम लोग इसको मोटा मोटी मान लेते हैं। तो 400 से 700 तक जो है हम लोग देख सकते हैं, प्रकाश के केवल तरंग दैर्घ्य का पता लगा सकते हैं। मधुमक्खी और कई पक्षी पराबैंगनी प्रकाश यानी कि 10 से 400 नैनोमीटर को भी देख सकते हैं, ठीक है। 10 से 400 पराबैंगनी होती है, अल्ट्रावायलेट किरण होती है। तो मधुमक्खियाँ और कई पक्षी जो है उनको देख सकते हैं, ठीक है। जानवर अपने शिकारियों को डराने, साथियों को लुभाने या खुद को छुपाने जैसे रंगों का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसमें बहुत सारे रंगों का इस्तेमाल कर लेते हैं, इसलिए रंगों में भिन्नता का पता लगाना किसी जानवर के अस्तित्व का एक अंग होता है, एक भाग होता है, ठीक है। जानवरों ने अत्यधिक संवेदनशील फोटो रिसेप्टर विकसित कर लिया है, जो पराबैंगनी और अवरक्त तरंग को पता लगा सकते हैं। तो ये दूसरा कथन हमारा सही है। 23 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है एक न्यूरॉन में एक कोशिका निकाय होता है जिसमें नाभिक इनपुट प्राप्त करने के लिए डेंड्राइट एवं संदेश भेजने हेतु एक अक्षतंतु होता है। तो ये दोस्तों सही है। न्यूरॉन का यदि स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें जो है इनपुट प्राप्त करने के लिए क्या होता है, डेंड्राइट होता है इस तरीके का। जैसे मान लीजिए कि ये इस तरीके का, यहाँ ऐसे डेंड्राइट निकला रहता है, ये न्यूरॉन्स है, इसी को डेंड्राइट्स कहते हैं। तो जो संदेश भेजना है उसके लिए यही यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एक कहिए तो आप एक भाल्व लगा होता है, जो भाल्व क्या करता है, ठीक है, जो भाल्व क्या करता है कि दूसरे न्यूरॉन्स में जो है फिर आकर के यहाँ पे चिपक जाएगा और ये जो है इस तरीके का बन जाएगा। तो इनपुट प्राप्त करने के लिए डेंड्राइट होता है और संदेश भेजने के लिए अक्षतंतु होता है। जो मैसेज करने के लिए जो है ये अक्षतंतु है, ये अक्षतंतु है, ये एक इस तरीके का होता है, ठीक है, ये इस तरीके का होता है। और यहाँ से हम डेंड्राइट निकालें तो इस तरीके का होता है, यहाँ डेंड्राइट हो गया, ये भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। इस तरीके से इसको, सॉरी यहाँ पे ठीक से बना नहीं पा रहे हैं हम, बस सर इससे फैमिलियर नहीं है ना, इसलिए। तो ये इस तरीके का होता है, ठीक है। ये जो कलर है वो जो हमारा ग्रीन कलर में दिख रहा है वो हमारा डेंड्राइट है, और रेड कलर वाला जो है ये अक्षतंतु है। रेड कलर वाला क्या है, अक्षतंतु है, ठीक है। इसमें ये एक केंद्रक हो गया, ये एक केंद्रक हो गया, ठीक है। कोशिका निकाय होता है जिसमें नाभिक होता है, इनपुट प्राप्त करने के लिए डेंड्राइट्स हो गया, और संदेश भेजने के लिए ये क्या हो गया, एक केंद्र अक्षतंतु हो गया, इसको अक्षतंतु कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट में कह रहा है कि न्यूरॉन्स और सिनेप्स के माध्यम से संचार करते हैं। न्यूरॉन्स क्या करता है, सिनेप्स के माध्यम से संचार करते हैं। तो हम यहाँ पे जो है एक स्ट्रक्चर बना ही लेते हैं एक छोटा सा, ठीक है। तो अब देखिएगा अभी क्या कर रहा है कि ये जो डेंड्राइट्स है यहाँ से क्या करता है, एक मैसेज लिया, वो क्या करें, मैसेज इनपुट लिया, यहाँ क्या प्रोसेस किया, उस मैसेज को फिर यहाँ से जो है क्या करता है, यहाँ से उसको क्या करता है, पास करता है।
तो ये जो हम देख रहे हैं इसको कहते हैं सिनेप्स, यही सिनेप्स है, ये पूरा क्या है, सिनेप्स है। ठीक है, तो इन्हीं के माध्यम से क्या करता है, वह संचार करता है और डेंड्राइट्स रासायनिक संकेत प्राप्त किया यहाँ से आपसे, पूरे बॉडी में जो है इस तरीके का फैला हुआ है। तो ये रासायनिक संकेत लिया और उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है, विद्युत आवेग में, तरंग में कन्वर्ट किया। और अक्षतंतु जो है हमारा ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा अक्षतंतु कहलाता है। ठीक है, पूरा अक्षतंतु कहलाएगा। लेकिन इसमें जो एक एक चीज़ जो दाना बना हुआ है इसको कहते हैं हम लोग सिनेप्स। ठीक है ना, इसको कहते हैं हम लोग सिनेप्स। तीव्रता से जो है न्यूरॉन्स तक पहुंचाते हैं। तीव्रता से सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए कभी कभी एक न्यूरॉन को माइलिन आवरण से ढक दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है सिग्नल को कभी कभी क्या कहता है, तो ढक दिया जाता है, जिससे आपका तंत्रिका तंतु खराब हो सकता है। तो ये तीनों कथन क्या है, सही है, तो इसका सभी 3 उत्तर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा है कि मिसप्रिंट हो गया है, इसका उत्तर सी, डी नहीं, इसका उत्तर सी होगा। ठीक है ना। तो न्यूरॉन शामिल है कनेक्टम, कनेक्टम के रूप में इसको जाना जाता है कि यहाँ पे इस जो ये जो पॉइंट है इसको कनेक्टम कहते हैं, ताकि वो कनेक्ट करे और मस्तिष्क में कार्य प्रणाली को तंत्रिका संबंधी विकारों का गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो न्यूरॉन में क्या होता है, एक कोशिका होता है, इसको नाभिक इनपुट प्राप्त करता है और डेंड्राइट और संदेश भेजने के लिए। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट में क्या रखा है, सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए कभी कभी एक न्यूरॉन को माइलिन के आवरण से क्या करते हैं, ढक दिया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, सही है। न्यूरॉन सिनेप्स के माध्यम से क्या करता है, संचार करता है और डेंड्राइट रासायनिक प्राप्त करते हैं, रासायनिक संकेत प्राप्त करता है, उन्हें विद्युत आवेगों में परिवर्तित भी करते हैं एवं अक्षतंतु के माध्यम से अन्य न्यूरॉन्स तक पहुंचाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा क्या है, सही है। अब आते हैं 24 नंबर प्रश्न पे। क्या कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन के संबंध में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। कह रहा है यदि जल को खंडित कर दिया जाए तो उस प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाले जो विद्युत का स्रोत है वो पवन अथवा सौर जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। इस प्रकार उत्पादित हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, हरित हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये सही है दोस्तों। जो इलेक्ट्रोलाइसिस से हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, एक क्या है, एक बीकर है, इसमें जल ले लिया और 2 एनोड कैथोड लगा दिया, इसमें क्या करते हैं हम लोग, करंट पास करते हैं। तो करंट पास करने से क्या होता है, इस यहाँ से करंट पास करेंगे तो उसके माध्यम से क्या होता है कि हाइड्रोजन और H2O ऑक्सीजन जो है वह ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर यदि हम लोग उसमें बिजली जो इस्तेमाल करते हैं वो बिजली यदि हम लोग ग्रीन सोर्स से प्राप्त कर लें, ग्रीन सोर्स कहने का मतलब पवन ऊर्जा से या सोलर एनर्जी से, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त कर ले तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, तभी उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन कह सकते हैं जब हमारा जो ऊर्जा का स्रोत है वो भी क्या हो, ग्रीन हो कम्प्लीटली रूप से। हाइड्रोजन से जो जुड़े रंग है वह हाइड्रोजन अणु को प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाले विद्युत स्रोत को क्या करता है, संदर्भित करता है। तो ये भी सही है। यदि कोयला का उपयोग किया जाएगा तो इसको ग्रे हाइड्रोजन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारा गलत है। कोयला का उपयोग किया जाता है तो उसको ब्लैक हाइड्रोजन कहा जाता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तो सही है। और हम लोग रिफाइनरियों इस समय क्या करता है, प्रमुख औद्योगिक हाइड्रोजन जो है ना, अभी फ्यूल बहुत ज़्यादा जो है उस पर जोर दिया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स में। हम लोग चाहते हैं कि जो पेट्रोलियम है उसको रिप्लेस करके हाइड्रोजन फ्यूल को यूज़ किया जाए। ठीक है, तो अमोनिया से हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। इस बात में रिफाइनरी में विद्युत उत्पादन सहित जो विभिन्न प्रकार का जो हाइड्रोजन का उपयोग है, जितना भी फ्यूल का जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ। ठीक है, तो जल विद्युत धारा से जो गुजरती है तो यह इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से मूल ऑक्सीजन हाइड्रोजन में खंडित हो जाती है। ठीक है, तो इसमें यदि हम लोग ऊर्जा दी जाने वाली यदि स्रोत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा होता है तो उसको हरित हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये हमारा पहला सही है। दूसरा स्टेटमेंट में कह रहा है कि हाइड्रोजन से जुड़े रंग, आधा तो सही है इसका, के लिए जो उपयोग की जाने विद्युत ऊर्जा स्रोत को संदर्भित करता है कि हम लोग कौन सा विद्युत स्रोत यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं हाइड्रोजन बनाने के लिए, उस पर हाइड्रोजन के रंग का निर्भर करता है। ठीक है, जैसे कोयला से हम लोग यदि उपयोग करते हैं तो उसको ब्राउन हाइड्रोजन कहा जाता है, ग्रे हाइड्रोजन नहीं कहा जाता है। उसको कौन सा हाइड्रोजन कहा जाता है, ब्राउन हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, ग्रे नहीं, ब्राउन हाइड्रोजन कहा जाता है। तो ये दूसरा कथन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। 25 में देखते हैं। 25 में कह रहा है कि ओडिसियस अंतरिक्ष यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक ओडिसियस अंतरिक्ष यान है, कह रहा है कि अंतरिक्ष यान वर्ष 2024 में बृहस्पति की कक्षा पर उतरने वाला है, मिशन आर्टेमिस अभियान का हिस्सा है। तो ये दोस्तों दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है और ये कक्षा पर उतरने वाला उपग्रह है। तो जुपिटर की कक्षा पर अभी नहीं गया है, बृहस्पति की कक्षा पर। ठीक है, तो ये जो मिशन है वो नासा और कनाडा का जो है मिला हुआ मिशन है, जिसको एक निजी जो है वह रॉकेट क्या है, चंद्र लैंडर की सहायता से भेजा जा रहा है, जिसमें रॉकेट किसका, फाल्कन 9 का इस्तेमाल किया गया है। और यह इंट्यूटिव मिशन का क्या है, हिस्सा है ओडिसियस अंतरिक्ष यान, जो कहाँ पे जा रही है, तो चंद्रमा पे जा रही है। ठीक है, तो ये चंद्रमा की ओर बढ़ रही है, न कि जुपिटर की ओर।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा पहला स्टेटमेंट, और दूसरा हमारा सही है। ओडिशा अंतरिक्ष यान 22 फरवरी 2024 को चंद्रमा पर उतरने के लिए तैयार है, अतः इस पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत है, और उतर गया था, सफलतापूर्वक उतर गया था। रेगिन लैंडर की विफलता के बाद ओडिशा से दूसरा निजी प्रयास है, ठीक है। फाल्कन 9 2 चरणों वाला रॉकेट है, जिसमें स्पेस एक्स द्वारा जो है लोगों के साथ साथ पेलोड को भी जो है पृथ्वी कक्षा में ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। मिशन का लक्ष्य क्या है, तो 50 से अधिक वर्षों में चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान बनना है, ठीक है। जब से गया था उसके बाद 50 वर्षों के बाद जो है अभी जो है फिर से जा रहा है, तो पहला अंतरिक्ष यान उसको बनना है। तो कह रहा है आखिरी बार जो है कोई अमेरिकी अंतरिक्ष यान कब गया था, 1972 में अपोलो 17 मिशन के साथ चंद्रमा पर उतरा था। यह मिशन नासा की क्या है, कॉमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज पहल का हिस्सा है, ऑर्टिमिस अभियान का हिस्सा है, ठीक है। 26वां प्रश्न कह रहा है कि गिनी कृत्रिम रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक दुर्बल करने वाली परजीवी बीमारी है, ठीक है। गिनी कृमि रोग के संबंध में कह रहा है कि देखना स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो कह रहा है कि यह एक दुर्बल करने वाली परजीवी रोग है। गिनी कृमि रोग के उपचार के लिए कोई टीका अथवा दवा उपलब्ध नहीं है। भारत सरकार को वर्ष 2024 में WHO से गिनी वर्म रोग मुक्त प्रमाणन का दर्जा प्राप्त हो गया। कह रहा है कि भारत में जो है 2024 में जो है गिनी वर्म जो है, गिनी कृमि वर्म मतलब कृमि मतलब कीड़ा केचुआ जो रोग है, उससे मुक्ति मिल गया है भारत को। तो गिनी कृमि रोग को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रैकोन कुलियासिस कहते हैं, ड्रैकोन कुलियासिस कहते हैं। तो इसमें क्या कारण से होता है, ये कृमि है, कीटाणु है, सॉरी उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ड्रैकोनकुलस मेडिनेंसिस के कारण से होता है। और एक परजीवी नेमाटोड एक दुर्लभ करने वाला परजीवी रोग है, जिससे क्या होता है, संक्रमित व्यक्ति कई सप्ताह बाद अथवा महीनों तक जो है वह अक्षम हो सकता है, बीमार पड़ सकता है, ठीक है। तो मोटा मोटी जान लीजिए कि इस रोग में क्या हो सकता है कि एक परजीवी कीड़ा है, जो जिस व्यक्ति को यह संक्रमण होता है वह व्यक्ति क्या करता है, महीनों तक जो है वह संक्रमित रह सकता है, हो सकता है, ठीक है। परजीवी तब फैलता है जब लोग क्या करते हैं, परजीवी संक्रमण जैसे जल पिस्सू से दूषित स्थिर पानी पीते हैं, ठीक है, यानी कि गंदा पानी पीते हैं तो परजीवी रोग फैल सकता है। जब लोग क्या करता है, परजीवी संक्रमित जल पिस्सू से दूषित रुके हुए जल का क्या कर लेता है, सेवन कर लेता है। इसका कोई टीका अथवा दवा अभी उपलब्ध नहीं है, और इसके रोकथाम की रणनीतियाँ भी सफल रही हैं। इसके लिए क्या कहता है, साफ सफाई अभियान चलाया जाता है। भारत की सफलता क्या है, तो भारत द्वारा जो है जल सुरक्षा हस्तक्षेप किया गया, सामुदायिक शिक्षा सहित कठोर जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के माध्यम से 1990 के दशक के अंत में कृमि रोग का उन्मूलन किया। 1990 में ही किया जा चुका है भारत के द्वारा, और भारत सरकार को 2000 में जो है WHO ने कृमि रोग मुक्त का प्रमाण पत्र दे दिया था, ठीक है। इसीलिए स्टेटमेंट 3 जो है वो सही नहीं है। इसमें कहा जा रहा है कि 2024 में दिया था, तो नहीं, 2000 में ही दे दिया गया था, ठीक है। इसके बाद इसमें कह रहा है कि भारत जो है किस किस रोग मुक्त है, तो भारत चेचक जो है 1980 में, पोलियो जो है 2014 में, प्लेग जो है और रिंडर पेस्ट, कैटल प्लेग, यौज, मातृ एवं नवजात टेटनस 2015 में जो है वह उन्मूलन कर चुका है। तो चेचक का 1980 में ही उन्मूलन कर चुका है भारत। पोलियो का 2014 में उन्मूलन किया है, और रिंडर पेस्ट, कैटल प्लेग, यौज, मातृ एवं नवजात टेटनस जो है वह 2015 में उसका उन्मूलन कर चुका है भारत। तो कह रहा है कालाजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालाजार एक घातक बीमारी है जो प्रोटोजोआ परजीवी लिस्मानिया डोनोवानी के कारण होती हैं, ठीक है। भारत वैश्विक स्तर पर पहला देश बन चुका है जिसे सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कालाजार के उन्मूलन के लिए WHO द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। तो इसका उत्तर है केवल एक सही है। अभी हमने देखा कि भारत को कालाजार मुक्त नहीं किया गया है, ठीक है ना, इसमें कालाजार कहीं नहीं है। चेचक से मुक्त है, पोलियो से मुक्त है, ठीक है, प्लेग, लिंडर पेस्ट, यौज, मातृ एवं नवजात टेटनस जो है उससे मुक्त है 2015 में, चेचक से 1980 में, और पोलियो से 2014 में, और कृमि रोग जो है उससे 1980 में मुक्त है, सॉरी 2000 में उसको मुक्त तो 1990 में ही हो चुका था, पर 2000 में जो उनको सर्टिफाइड किया गया है, ठीक है। तो 27 का दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कालाजार से मुक्त भारत नहीं है और उस पर बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। तो पहला कथन क्या है, इसका सही है, दूसरा गलत है। तो इसमें जो लिस्मानियासिस है, ब्लैक फीवर भी इसको कहा जाता है, एक घातक बीमारी है जिसके जीनस लिस्मानिया और डोनोवानी के प्रोटोजोवा जनित रोग है कालाजार, ठीक है। तो इसमें छोटे छोटे जो की पॉइंट्स है, जैसे प्रोटोजोवा, आपसे जब भी स्टेटमेंट बनेगा ना, तो वो जो वायरस या बैक्टीरिया का नाम होगा वो सही रहेगा, ठीक है। सिर्फ उसको देखना है कि ये क्या है, वायरस है कि बैक्टीरिया है कि क्या है, इस तरीके की चीज़ों पर फैक्ट पर ध्यान देना, ये की फैक्ट है, ठीक है। तो प्रोटोजोवा जीवी के कारण रोग होता है ये। इसके लक्षण में क्या है कि जैसे बुखार आना, वजन में कमी हो जाना, प्लीहा या यकृत का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और एनीमिया इसमें हो जाता है, शामिल है।
2023 में भारत का जो पड़ोसी राष्ट्र है बांग्लादेश, सार्वजनिक स्वास्थ्य के रूप में जो है कालाजार का उन्मूलन करने के लिए WHO द्वारा जो मान्यता प्राप्त पहला देश है। कौन सा? तो बांग्लादेश जो है वह कालाजार से मुक्त है, 2023 में उनको मिला था। ठीक है, तो दूसरा कथन गलत है। भारत में अभी तक कालाजार का उन्मूलन नहीं हुआ है, लेकिन अपने उन्मूलन के लक्ष्य में भारत जो है प्रगति पे है। 28 नंबर में कह रहा है कि न्यूरल ऑर्गेनाइड्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यूरल ऑर्गेनाइड्स कह रहा है मानव प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल उत्पन्न 3D इन विट्रो कल्चर सिस्टम से संदर्भित है, जो विकासशील मानव मस्तिष्क की विकासात्मक प्रक्रिया और संगठन की पुनरावृत्ति करते हैं। मानव मस्तिष्क के विकास एवं सिजोफ्रेनिया जैसे तंत्रिका संबंधी विकारों के अध्ययन में इनका महत्वपूर्ण योगदान शामिल है। तो पहला स्टेटमेंट दोस्तों सही है। न्यूरल ऑर्गेनाइड्स जो है मानव प्लूरिपोटेंट सेल जो होता है उनका जो है व्युत्पन्न करता है और 3D इन विट्रो कल्चर सिस्टम में संवर्धित उसको किया जाता है। ठीक है, और उससे क्या होता है, विकासशील मानव मस्तिष्क की विकासात्मक प्रक्रियाओं उसका संगठन प्राप्त कर सकता है, फिर से बनाया जा सकता है। इन विट्रो जो प्लूरिपोटेंट सेल होता है उससे हम लोग क्या सकते हैं, मस्तिष्क बना सकते हैं 3D इन विट्रो कल्चर सिस्टम में। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है मानव मस्तिष्क के विकास और सिजोफ्रेनिया जैसे तंत्रिका संबंधी विकारों को अध्ययन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, तो ये भी सही है। अब जरा हम लोग आपको समझा देते हैं कि इसमें क्या है मानव प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल का। देखिए स्टेम सेल क्या होता है कि जब हमारा गर्भ के दौरान जब बच्चा बनता है तो जो 3 से 4 दिन होते हैं उसी टाइम पे स्टेम सेल जो है बनता है, जहाँ से सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। तो वहाँ से एक सेल से हमारा पूरा का पूरा बॉडी बनता है, तो उसमें अलग अलग तरह का अंग बनता है। तो प्लूरिपोटेंट में क्या है कि विभिन्न प्रकार के अंगों के लिए अलग अलग सेल बन चुका होता है प्लूरिपोटेंट के टाइम पे, है ना। तो उस टाइम पे जो है अनेक प्रकार के अंगों के लिए बन चुका होता है, हमारा स्टेम सेल जो है डेवलप हो चुका होता है अलग अलग अंगों के लिए। तो अब उसमें क्या करना होता है कि उसमें जो हमारा मस्तिष्क का सेल है वहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि मस्तिष्क गर्भ से मस्तिष्क का सेल क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। और जिन व्यक्ति को जिसका वो सेल मैच कर रहा है, यदि उसको क्या है कि सिजोफ्रेनिया है या न्यूरॉन संबंधी कोई विकार है, तो उसका जो DNA है यहाँ से उस सेल का DNA जो सही है वो लेकर के और उस जो मस्तिष्क है उसके DNA में क्या करते हैं हम लोग, उसको काट करके रिप्लेस कर देते हैं उतनी जगह पे। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, काट के इसको रिप्लेस करके ट्रांसफ़र कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, सही वाला DNA आ जाएगा वहाँ पे। तो वो जो विकार होगा वो क्या होगा, सही हो जाएगा, वो जो बीमारी होगा वो ठीक हो जाएगा, अब वो बीमारी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट का एक तरीका है जिसको हम लोग जीनोम एडिटिंग भी कहते हैं, या जीनोटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से ये एडिटिंग किया जाता है। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है वो जिसको जीनोम एडिटिंग कहते हैं, सॉरी जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। और ये जो जीन लगाने की प्रोसीजर है, जो जीन लगाया जाता है, इसको जीनोम एडिटिंग कहते हैं। कि एक बायोलॉजिकल सीजर होता है जिसको एंजाइम है ये CRISPR-Cas9, उसको लेकर के काट दिया जाता है DNA को और वहाँ पे सेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स जो है वो टेक्नोलॉजी है, उसको समझने के लिए जो हमारा एक अलग से चैनल अलग से चैनल कहते हैं, अलग वीडियो बना हुआ है इसी चैनल पे, आप उसमें जा करके चेक कर सकते हैं करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में जा करके। ठीक है, इस पर जो है एक पूरा वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी, तो ये किया जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा भी क्या है, सही है। तो हमारा 29 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में ट्रांसोनिक पवन टनल रॉकेट तथा विमानों के लिए वायु गतिकीय परीक्षण में एक मील पत्थर है, एक मील का पत्थर। तो कह रहा है कि ये बहुत बड़ा योगदान हुआ है। ठीक है, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में जो है ट्रांसोनिक पवन टनल रॉकेट का निर्माण किया गया है, तो ये एक बहुत ही बड़ा गतिकीय परीक्षण हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट में कह रहा है कि सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन जो है, जिसको स्टेज टेस्ट में जो है वह सुविधा सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित करेगी, जिससे पेलोड क्षमता में क्या होगा, वृद्धि होगा और परिणाम स्वरूप 200 टन थ्रस्ट तक जो है इंजन का परीक्षण करने की क्षमता होगी। तो ये भी दोस्तों दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन एक हाई कॉम्प्लेक्स जो है वह क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जिसमें इंजन बनाया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, ऑक्सीडाइजर जो फ्यूल है हमारा, उसको क्या कहता है, ऑक्सीडाइजर को तो हम लोग क्या करते हैं, लो टेम्परेचर पर रखते हैं, -253 डिग्री सेल्सियस या आसपास इसके टेम्परेचर पर रखते हैं। लेकिन जो हमारा फ्यूल है HTPB, इसको हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पर रखने के लिए जो है एक अलग फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर इसको रखते हैं हम लोग, तो इसीलिए आधा ही है। जब हमारा जो फुल क्रायोजेनिक इंजन होता है उसमें दोनों को जो है क्रायोजेनिक टेम्परेचर पर रखा जाता है। ठीक है, तो दोनों को फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों को क्रायोजेनिक टेम्परेचर पर रखा जाता है, तो इसीलिए इसको सेमी क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। इससे क्या होगा कि इसको जो है टेम्परेचर लो करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा मैकेनिक्स उसमें लगाने पड़ते हैं और अन्य उपकरण भी लगाने पड़ते हैं ताकि उसको ठंडा रखा जाए, उतने टेम्परेचर पर रखा जाए, तो वो चीज़ हमारा कम हो जाएगा। तो यदि रॉकेट का भार कम होगा, रॉकेट का वजन कम होगा, तो उसमें हम एक्स्ट्रा पेलोड क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं उतना।
तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, पेलोड का क्षमता जो है 200 टन तक जो है वो क्या हो सकता है, बढ़ सकता है इंजन का क्षमता। ठीक है, तो श्रीहरिकोटा में SLV जो है एकीकरण PIF के इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में जो है सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन को क्या किया गया है, स्टेज टेस्ट किया गया है। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में जो है तिरुवनंतपुरम में ट्राइसोनिक विंड टनल का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सही है। और ये क्या है, वायु गतिकीय परीक्षण में क्या है, एक मील का पत्थर है, अतः कथन एक सही है। साइट सुविधा अर्ध क्रायोजेनिक इंजन विकसित करेगी जिसके पेलोड क्षमता में क्या होगा, विकसित होगा, वृद्धि होगा, परिणाम स्वरूप 200 टन तक थ्रस्ट वाले इंजन को बनाया जा सकता है। ठीक है, 30वां सवाल कहते हैं, देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM कह रहा है कि प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। तो कह रहा है कि ऑटो रेग्रेसिव मॉडल है ये LLM। तो दोस्तों ये गलत है, पहला जो है कह रहा है ऑटो रिग्रेसिव मॉडल है, तो ये गलत है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ऑटो रिग्रेसिव मॉडल में ये होता है कि पूर्व शब्दों के आधार पर क्या होता है, अनुक्रम को आगामी शब्द का प्रिडिक्शन करना होता है। ठीक है, तो ये गलत है, तो पहला भी क्या नहीं मिला। ट्रांसफार्मर आधारित मॉडल क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर आधारित मॉडल ये जो है वो भाषा प्रोडक्शन के लिए जो है काम करता है। ठीक है, भाषा प्रसंस्करण के लिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का वो यूज करता है। और एनकोडर को तो यहाँ पर देख ही सकते हैं कि इनपुट टेक्स्ट को क्या करता है, एनकोड करते हैं। तो ये तीनों का तीनों कथन क्या है, सही सुमेलित नहीं है, ये गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, कोई भी सही सुमेलित नहीं है। जरा हम लोग देख लेते हैं व्याख्या इसका कर रहा है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM का परिचय। LLM देख रहे हैं मतलब मशीन लर्निंग है ये समान प्रयोजन भाषा मॉडल है जो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, प्रश्नोत्तर और टेक्स्ट जनरेशन जैसी समान भाषा समस्याओं को हल करने में ये क्या है, सक्षम है। इन मॉडलों को मानव भाषा के भीतर क्या है, पैटर्न किया गया है। संरचना और संबंधों को समझने के लिए बड़े पैमाने पर डेटा सेट ट्रेन अर्थात प्रशिक्षित किया गया है। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल का प्रकार देखते हैं, ऑटो रेग्रेसिव मॉडल होता है एक तो ऑटो रेग्रेसिव मॉडल में क्या है, पूर्व शब्दों के आधार पर उसको अनुक्रम को पहले ही क्या करना है, प्रिडिक्शन कर लेना है, पूर्वानुमान लगा लेना है, जैसे कि ChatGPT 3 करता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर आधारित मॉडल क्या है, इसमें क्या होता है, भाषा का प्रसंस्करण किया जाता है कि उसको कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर का प्रयोग करके जो है एक भाषा से दूसरे भाषा में ट्रांसफर के बदला जाता है। जैसे कि लैम्बडा है, जेमिनी है, तो इससे क्या लगा, पहले बार्ड के रूप में जाना जाता था जेमिनी को। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। एनकोडर डिकोडर मॉडल क्या होता है, तो इसमें इनपुट टेक्स्ट को एक रिप्रेजेंटेटिव में एनकोड कर पुनः जो है इसको किसी अन्य भाषा के प्रारूप में क्या किया जाता है, डिकोड किया जाता है। तो एक एनकोड किया जाता है पहले, फिर उसको डिकोड किया जाता है, नाम ही है एनकोडर डिकोडर, तो नाम से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो तीसरा भी जो है ये होता है। ठीक है दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं, 30 पर भी आज थोड़ा समय बहुत ज़्यादा लग गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और जो भी त्रुटि है हम धीरे धीरे उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम भी नए हैं तो थोड़ा बहुत इस पर वीडियो बनाने में जो है दिक्कत होती है, हम भी सीखते जा रहे हैं। तो आपसे उम्मीद है कि थोड़ा पेशेंस बनाए रखें और हमें सपोर्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।